34 तक। 329 में डेफिनेशन दी है आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार की। तीन सौ उनतीस की उपधारा एक देखोगे तो ये कह रही है कि जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, यानी बात क्या कर रहे हैं, जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है। अब कैसी संपत्ति की बात कर रहे हैं ये? नहीं, संपत्ति कैसी है, चले या अचल है? चल संपत्ति में प्रवेश कर जाओगे? जरा 10 रुपए के नोट में घुस के दिखाओ, ठीक है, घुस जाओगे। हाँ तो कॉमन सेंस है। तो जो कोई ऐसी संपत्ति में ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, इस इंटेंशन से प्रवेश करता है। क्या लिखा है वर्ड? प्रवेश करता है। यानी संपत्ति कैसी है? अचल संपत्ति। बात काय की करी है? अचल संपत्ति कि वह कोई अपराध करे। आपने किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति में किस लिए प्रवेश किया है? कि आप कोई ऑफेंस वहां घटित करें, या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है उस व्यक्ति को क्या करो? अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करो। अभित्रस्त का मतलब परेशान करो, अपमानित तो समझते ही हो, क्षुब्ध का मतलब समझो कि उसे दुख पहुंचाओ। यह ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके। चलो पहले वाली जो कंडीशन वो कब की बात कर रही है? जब पहले आप इंटेंशन के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे की अचल संपत्ति में आपने प्रवेश किया है। काय के लिए किया? किसी अपराध को करने के लिए। और साथ साथ काय के लिए किया है? जिसके कब्जे की संपत्ति है ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए। हो गया क्लियर? यह ऐसी संपत्ति में ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके। पहले आपका इंटेंशन ये वाला था नहीं अपराध करने का या सामने वाले को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने का। शुरू में तो आपका इंटेंशन सही था, लेकिन बाद में जाके क्या कर रहे हो आप? विधि पूर्वक प्रवेश करके वह विधि विरुद्ध रूप से इस इंटेंशन से बने रहते हो, यानी दूसरे व्यक्ति की अचल संपत्ति पर, कि तदत द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके कब्जे की ऐसी संपत्ति है उसे अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करो। तो पहले तो आपने विधि पूर्वक प्रवेश किया, तब तक आपका कोई इंटेंशन नहीं था। जैसे कि पवन सिविल जज में हो गया चयनित। मैं मिठाई का डब्बा लेके गया पवन के पास कि पवन मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा सिविल जज में चयन हो गया। तो पवन कहता है कि तुम्हारा भी हो जाता, तुम दिन भर फालतू पकौड़िया में घूमते रहते हो, ठीक है, और तुम्हें तो कछु काम है नहीं है, दिन भर अपनी मक्कारी करना, अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करना। अब आया मुझे गुस्सा, मैंने पवन में एक चिपका दिया, ठीक है। वहां विधिवत रूप से इंटेंशन से बनता है कि तत्व द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, या शास्त्र से बने रहता है कि वो कोई अपराध करे, वह आपराधिक अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। तो आपराधिक अत्याचार कहाँ होता है? दूसरे व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति पर। संपत्ति कैसी होनी चाहिए? अचल। दो तरीके हैं इसके, या तो आप अपराध करने के इंटेंशन के साथ ही प्रवेश करे हो, आपने दिमाग में अपना इंटेंशन बना रखा है कि दूसरे व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति में प्रवेश करके कोई अपराध घटित करूंगा, और जिसकी कब्जे की ऐसी संपत्ति से क्या करूंगा? अपमानित, अभित्रस्त, क्षुब्ध करूंगा। या दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि विधि पूर्वक प्रवेश किया है, तब तक कोई इंटेंशन नहीं है, फिर दूसरे व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति में आप इसलिए बने रहते हो ताकि सामने वाले व्यक्ति को अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करो। तो यह कहा जाता है कि आपने आपराधिक अत्याचार का अपराध घटित किया। हो गया याद? अब तुम्हें हो चाहे नहीं हो, मुझे तो हो रहा है, ठीक है। 329 दो पे आ जाओ। अब ये ऊपर की जो कब्जे वाली संपत्ति की बात कर रहे हैं वो कैसी है? खुली हुई भूमि है। खुली हुई भूमि होती है तो आपराधिक अत्याचार होगा। अब बंद हो जाए तो बंद कब होगी? जब आप वहां पर निर्माण बना दो, तंबू बना दो, या कोई जलयान है। तो इसी को क्या कह रहे हैं? ये गृह अत्याचार। गृह का मतलब क्या बता रहे हैं? ये निर्माण, तंबू या जलयान को ये क्या मानना है? गृह, ठीक है। जो ईंट पत्थर से ढका हुआ है, एक तो वो गृह हो गया। तंबू तो देखे ही है तुमने, जलयान तुमने देखे ही है। तो जो कोई किसी निर्माण में, तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, ऐसा निर्माण, तंबू या जलयान की बात कर रहे हैं जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता हो। अब जहाजों पे आदमी रह तो लेता,
या किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में आता है, यानी पूजा स्थल है, मंदिर है, या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के उपयोग में आता है, यानी गोडाउन है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर, ये दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं, या तो इंटेंशन के साथ गए हो या विधि पूर्वक गए हो, फिर उसमें टिके हुए हो। आपराधिक अत्याचार करता है वह गृहत्याचार करता है, यह कहा जाता है। तो आपराधिक अत्याचार कब गृहत्याचार बन जाता है? जब वैसे के वैसे सेम एलिमेंट हैं, केवल निर्माण तंबू या जलयान होना चाहिए जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग आता हो। आपराधिक अत्याचार वाली वैसी की वैसी पूरी कंडीशन फिलअप होनी चाहिए, वो तो मैंने तुम्हें बताई थी। हो गया क्लियर? स्पष्टीकरण, आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश, अब केवल हाथ ही डाल दिया। गृह अत्याचार घटित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है, यानी किसी की खिड़की है बाहर, तुमने वो खिड़की खुली हुई थी तो उसमें से हाथ डाल दिया, काय के लिए डाला होगा? किसी अपराध को करने के लिए। हो गया क्लियर? अब अपराध वर्ड में सारे ही अपराध आ गए, नहीं तुम जाए ढूंढते पड़े हो, अभी तरह अपमानित या शब्द तो दिखाई नहीं रहा, ठीक है? या तो किसी अपराध को करने के लिए या जिसकी प्रॉपर्टी है उसको अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध करने के लिए, सारी कंडीशन फिलअप हो गई इसमें। हो गया क्लियर? 329(3), जो कोई आपराधिक अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपराधिक अत्याचार करने पर कितनी सजा है? 3 महीने की सजा है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना। हो गया क्लियर? 329(4), जो कोई गृह अत्याचार करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी, ये जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखो जुर्माना तो है सेम, केवल सजा बढ़ा दी। अब सजा कितनी हो गई? 1 साल तक की। हो गया यहां तक? पिछले वाले को तो भूल जाओ, नए को याद रखो, ठीक है? पिछले में क्या थी और इसको अपन करेंगे ना तो फिर अपन दिक्कत पैदा हो जाएगी तुम लोगों को। तुम तो ये सोच लो कि पहले कोई चलती नहीं थी आईपीसी, सीधी बीएनएस ही चली है, ठीक है? वो तो हमारे लिए ठीक है कि हम पुराने हैं तो फिर आपस में कंपेयर कर लेते हैं, तुम मत करना, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, तुम्हें देना। अपराध कैसा है? संज्ञेय है, जमानती है और राजीनामा योग्य, कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं। अब 330, मेरी किताब में तो गलत लिया, गृह अत्याचार और गृह वेदन, ठीक है? तो 2 डेफिनेशन दी है। गृह अत्याचार तो अपन ने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, और गृह वेदन लिखा है। तो 330(1), गृह अत्याचार तो ने ऊपर बता दिया, अब देखेंगे कि द्वारा काय को लिख दिया गृह अत्याचार, ऊपर बता तो दिया गृह अत्याचार, अब देखते हैं कि क्यों लिखा है। 330(1), जो कोई ये पूर्वधानी बरतने के पश्चात, पूर्वधानी का मतलब समझ लो पहले से जब सावधानी बरती जाती है तो उसको बोलते हैं पूर्वधानी। सावधानी एट ए टाइम भी हो सकती है। पूर्वधानी किसको बोलते हैं? जब पहले से ही कोई सावधानी बरत दी जाए। कब बरत दी जाए? कोई कार्य करने से पहले की बात कर रहे हैं, तब सावधानी पूर्वक कोई काम कर रहे हो। तो जो कोई ये पूर्वधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है कि ऐसे गृह अत्याचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छुपाया जाए, ठीक है? इस तरीके से गृह अत्याचार कर रहे हो कि उसको अपन छुपाकर करें। किससे छुपा रहे हैं? जिसे उस निर्माण तंबू या जलयान में से जो अत्याचार का विषय है, अत्याचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है। तो जिसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी है? कोई निर्माण तंबू या जलयान है। अब जिसके मकान में किसी के निर्माण में, किसी के तंबू में तुम प्रवेश कर रहे हो, अगर तुमको ये लगता है उसको पता चल जाएगा तो वो हमको बाहर निकाल देगा या हमको वहां से हटा देगा, और ऐसे व्यक्ति से क्या कर रहे हो? छुपा रहे हो। छुपाने के बाद क्या कर रहे हो आप? उसमें प्रवेश कर रहे हो। वह प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है या कहा जाता है, यानी छुपकर जब गृह अत्याचार किया जाता है तो इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न गृह अत्याचार। हो गया क्लियर? 330(2), जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह वेदन करता है या कहा जाता है, क्योंकि जब तक गृह अत्याचार नहीं होगा तब तक गृह वेदन भी नहीं हो सकता। तो गृह वेदन कहाँ होता होगा? किसी निर्माण तंबू या जलयान में, खुली भूमि में गृह
वेदन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जब ग्रह ही नहीं बना तो वेदन क्या करेंगे। हो गया क्लियर। तो जो व्यक्ति गृहतिचार करता है वह गृह वेदन करता है, यह उस समय कहा जाता है यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात यानी इसके बाद बताए गए 6 तरीकों में से किसी भी तरीके से प्रवेश करता। तो गृह वेदन कितने तरीकों से हो सकता है? 6 तरीके से। या यदि वह उस ग्रह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के उद्देश्य से होते हुए या वहां अपराध कर चुकने पर उस ग्रह से या उसके किसी भाग से ऐसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी तरीके से बाहर निकलता है, यानी चाहे प्रवेश कर रहा है उन तरीकों से, चाहे उन तरीकों से बाहर निकल रहा हो। ठीक है। अब ये नहीं कह रहा है कि किसी के मकान में छज्जे पे से घुसे हो तो अब तुम बाहर छज्जे से निकलो, ठीक है। नहीं तुम कहोगे आप छज्जे से आया था, आप छज्जे से नहीं गया। आ गए यहाँ तक तो समझ में? यदि वे ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस गृहतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृहतिचार करने के लिए बनाया। तो ऐसा रास्ता उसने तो नहीं बनाया जिसका मकान है, जिसका तंबू है या जिसका जलयान है। आप किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश कर रहे हो या किसी ऐसे रास्ते से बाहर निकल रहे हो जो स्वयं उसने यानी आपने, जो गृह वेदन कर रहा उस व्यक्ति ने या उस गृहतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृहतिचार करने के लिए बनाया, यानी आपने नया रास्ता खुद ने बनाया प्रवेश करने के लिए या बाहर निकलने के लिए। उसके उस निर्माण तंबू या जलयान की जिसका कब्जा है उस व्यक्ति ने नहीं बनाया। सीढ़ी नहीं लगी हो उस मकान में और फिर सीढ़ी लगा दो तो हो जाएगा, पहले से लगी हो तो नहीं, दीवार खोद दो, ठीक है। यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, जगह कैसी है? मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता। ऐसा कोई आपने तरीका अपनाया है जो मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं था। तीसरी कंडीशन, यदि वे किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृहतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृहतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस ग्रह के अधिभोगी द्वारा आश्रित नहीं था। उसने रास्ता बंद कर रखा था और आपने उस रास्ते को खोल दिया और प्रवेश कर लिया। अगली कंडीशन डी वाली, यदि उस गृहतिचार को करने के लिए या गृहतिचार करने के पश्चात उस ग्रह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता। अब किसी मकान में डला ताला, तुमने ताला खोला और उसमें प्रवेश कर गए या बाहर निकले हो। अगली कंडीशन, यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग से या हमले से या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी देकर आपने क्या किया? प्रवेश किया या प्रस्थान किया। सामने वाले पर जिसका मकान था वह बंदूक तान दी, फिर उसमें आपने प्रवेश किया। अगली कंडीशन, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद हुआ है और वह अपने द्वारा या उस गृहतिचार के दुष्प्रयोग द्वारा खोला गया। तो ये कंडीशन सिंपल सी है, 6 कंडीशन है प्रवेश करने की या प्रस्थान करने की, ठीक है। अब इनको ऐसे रटने मत बैठ जाना, याद ही नहीं होंगे। तुम तो ये समझ लो जिसका कब्जा है ऐसे निर्माण तंबू या जलयान पर, उसने प्रवेश करने के लिए वो रास्ता नहीं बनाया ना प्रस्थान के लिए बनाया, और आप उसके बनाए हुए रास्ते से या प्रस्थान करने हुए रास्ते के अलावा आपने कोई नया रास्ता निजात कर दिया, तो वही हो गया गृह वेदन। हो गया क्लियर। अब ये सारी कंडीशन के इनके अलावा भी कई कंडीशन हो सकती हैं, तो ये कोई पर्याप्त कंडीशन हुई ना। आप तो सिंपल सा याद कर लो, उस स्थान के अधिभोगी ने उस स्थान को में प्रवेश करने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं बनाया और आप ऐसा कोई नया रास्ता निजात कर रहे हो, ठीक है। अब एक कंडीशन जरूर रही है कि उसने रास्ता तो बनाया प्रस्थान और बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुम उसमें प्रवेश कैसे कर रहे हो? आपराधिक बल द्वारा या हमले के माध्यम से। हो गया क्लियर।
स्पष्टीकरण, कोई उपग्रह, उपग्रह का मतलब समझते हो, आर्ट हाउस जो होते हैं। अरे अपन अपना घर बना ले, बाकी आसपास नहीं बने, बाउंड्री सी बना लेते हैं, बगीचा टाइप का बना लेते हैं, तार फेंसिंग कर ली पूरी। या उस उपग्रह पैसे तो प्रॉपर इसको जब बोलते हैं कि जैसे कि 2 कमरे जहाँ बना दिए, बड़ा प्लॉट है, फिर बीच में रह गई खाली जगह, फिर 2 कमरे बना दिए पीछे, प्रॉपर आउट हाउस, तो इसी का मतलब होता है कोई उपग्रह। उपग्रह का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ग्रह का उपग्रह, यानी पूरा प्लॉट है 30 बाई 50 का, आगे बना लिए 4 कमरे, फिर बीच में जगह छोड़ देते ना अपन, फिर बना लिए पीछे 4 कमरे। तो कोई उपग्रह या निर्माण जो किसी ग्रह के साथ साथ अधिभोग में है, यानी कब्जे में, और जिसके और ऐसे ग्रह के बीच आने जाने का अव्यवहित यानी भीतरी रास्ता है। 2 कमरे आगे बने, वहां से निकल के आगे के 2 कमरे में पहुंचते हैं, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस ग्रह का भाग माना जाएगा। अब इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लो तो और क्लियर हो जाएगा। या के ग्रह की दीवार में छेद करके उस छेद में से अपना हाथ डालकर का ग्रहतिचार करता है, यह गृह विधन है। जरूरी नहीं है पूरा ही प्रवेश हो जाए, शरीर के किसी भी भाग का प्रवेश गृह विधन मान लिया जाएगा। का तल्लों के बीच, तल्लों मतलब नाली, का तल्लों के बीच की बारी में से रेंग कर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृहतिचार करता है, वह गृह विधन करता है। तुम नाली में सड़क के पहुंच गए बाकी मकान में, वो कंडीशन है। या के ग्रह में एक खिड़की से प्रवेश करने द्वारा का गृहतिचार करता है, यह गृह विधन है, खिड़की से घुस गए। एक बंद द्वार को खोलकर या के घर में उस द्वार में प्रवेश करके का गृहतिचार करता है, यह भी गृह विधन है, क्योंकि द्वार तो बंद था। या के गृह में द्वार के छेद में से तार डालकर आपने क्या कर दी, चटकनी ऊपर उठा दी, और उस द्वारा तो आपने उस घर में क्या किया, प्रवेश किया, तो ये भी गृह विधन है। कि कुंडी लगी थी, तुमने तार वार डाल के कुंडी, गृह तिचार के बिना गृह विधन नहीं हो सकता। ठीक है, गृह तिचार के लिए ये वाली कंडीशन होनी जरूरी नहीं है। गृह तिचार तो ऐसी किसी भी चीज में हो सकता है जो किसी निर्माण तंबू या जलयान में, और आपने इसलिए प्रवेश किया है ताकि कोई अपराध आप कर सकें, या प्रवेश करने के बाद आप जिसकी जिसकी वो कब्जा कर रखा है या जिसका घर है उसको अभी तक अपमानित या क्षुब्ध कर रखे। गृह वेदन तो तभी होगा जब आपने गृह को भेद दिया, और गृह को कब भेदा होगा, जो उसका मूल स्वामी है या जिसका कब्जा है उस द्वारा वो रास्ता प्रवेश करने और प्रस्थान के लिए नहीं बनाएगा। तो ये वाली कंडीशनों को बोलना है, ये 6 कंडीशन दी है, उन्हीं में होगा गृह वेदन। तो और कोई भी गृह वेदन बिना गृह तिचार के नहीं हो सकता। खुली भूमि है तो आपराधिक गतिचार, निर्माण तंबू या जलयान है तो गृह तिचार, और उस निर्माण तंबू या जलयान में से उसके वास्तविक अधिभोगी द्वारा या उसके स्वामी द्वारा प्रवेश करने के लिए प्रस्थान के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया और आपने कोई नया रास्ता बना दिया, तो है गृह विधन। हो गया क्लियर। का को या के गृह के द्वार की चाबी मिल जाती है जो या से खो गई थी। अब किसी की चाबी खो गई है, मकान में डला ताला, तुम्हें मिल गई, तुमको पता चलेगा कि इस मकान की चाबी है, और वह उस चाबी से उस घर का द्वार खोलकर या के घर में प्रवेश करने द्वारा गृहतिचार करता है, यह भी क्या है, गृह विधन। या अपनी डेयोडी में खड़ा है, डेयोडी समझते हो, छज्जे पे खड़ा है, बालकनी में खड़ा है, या अपनी डेयोडी में खड़ा है या को धक्के से गिराकर का उस गृह में बलात् प्रवेश करने द्वारा गृहतिचार करता है, यह भी क्या है, गृह विधन। हो गया क्लियर। एक एग्जांपल और दिया है, या जो माँ का दरबान है, दरबान तो समझते हो, पहरेदार, या जो माँ का पहरेदार है, माँ की डेयोडी में खड़ा है या को मारने की धमकी देकर का उसका विरोध करने से भयउपृत करके उस गृह में प्रवेश करके गृहतिचार करता है, यह भी गृह विधन है। अपन ने पढ़ा था ना आपराधिक वाले हमले के लिए। हो गया क्लियर। सरल सा है जी, वैसे कठिन सा लगता है, बहुत सरल चीज है, सिंपल सोचना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कि ऐसा कोई रास्ता जो उसके स्वामी द्वारा प्रवेश या प्रस्थान के लिए बनाया गया, और जो बनाया गया था उस रास्ते से आपने प्रवेश या प्रस्थान ना करके किसी अन्य रास्ते को निजात कर दिया, या जो प्रवेश या प्रस्थान का रास्ता उसके स्वामी ने बनाया था उसको आपने आपराधिक वाले हमले की धमकी देकर प्रवेश किया, क्योंकि उसका स्वामी नहीं चाहता था या उसका कब्जेदारी व्यक्ति नहीं चाहता था कि आप उस रास्ते से प्रवेश करें। हो गया क्लियर। देखो लॉ तब कठिन है जब तुम जाना है उसको ज्यादा ताकत लगाओगे, ताकत नहीं लगानी, ठीक है, अपन में ताकत है भी नहीं, तो सिंपल सा दिमाग को भी ज्यादा फोर्स नहीं करना।
उसको है ना बिल्कुल लाइट बनाने की कोशिश करो, तभी वो चीजें लेगा, नहीं कठिन चीजें नहीं ले लेगा ये। अपन जैसे कोई कठिन काम कर रहे हैं तो अपन को कष्ट होता कि नहीं होता, अपन से कहने लगे गड्ढा खोद जाओ चार, अपना मुंह उतर जाएगा, कहेंगे यार ये तो अच्छी आफत आ गई। ऐसे ही ये दिमाग भी बोलता है कि इसको तुम कठिन मत बताओ, किसी चीज को ना इसको कठिन दो, इसको बिल्कुल सिंपल करके दोगे ना तो ये खुश होके लेने लगेगा। ठीक है, तो इसको जितना खुश कर सकते हो उतना खुश होके इसको दो, उतना खुश रख सकते हो उसको उतना खुश रखो, तब वो चीजें लेगा। नहीं अपन भी नहीं लेते कठिन तो वो कैसे ले लेगा, वो भी तो अपना हिस्सा है ना दिमाग। 331 गृह विचार और गृह वेदन के लिए दंड। तो गृह विचार का भैया दंड तो अपन ने पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो अब जो गृह विचार वाला दंड नहीं दिया हुआ इनने, वो तो पहले ही दे दिया। प्रचन्न गृह विचार और गृह वेदन के लिए दंड दिया। जो कोई प्रचन्न गृह विचार या गृह वेदन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो प्रच्छन्न गृह विचार और गृह वेदन के लिए सेम सजा है। कितनी सजा है? 2 साल तक की सजा है और जुर्माना। हो गया क्लियर? 331(2) जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व, सूर्यास्त के पश्चात तो समझते हो और सूर्योदय से पूर्व भी समझते हो, प्रच्छन्न गृह विचार या गृह वेदन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। हो गया क्लियर? 331(3) जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए, ठीक है, तो इसमें ज्यादातर सारे ही अपराध कारावास से दंडनीय बताए गए। तो जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह विचार या गृह वेदन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए कारावास की सजा है और ऐसा अपराध करने के लिए आपने प्रच्छन्न गृह विचार या गृह वेदन किया है तो सजा मिलेगी 3 साल की। तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आज से तो चोरी हुई, अब आपने चोरी के लिए प्रच्छन्न गृह विचार या गृह वेदन किया है तो अब आपकी सजा कितनी हो जाएगी? 10 साल तक की। हो गया क्लियर? पूछो क्या समझ में नहीं आया? देखो चोरी के अलावा जिन अन्य अपराध हैं उसके लिए आपने प्रच्छन्न गृह विचार या गृह वेदन किया है तो सजा है 3 साल। अगर चोरी करने के लिए किया है तो फिर स्पेशल सजा बना दी गई है 10 साल की। हो गया क्लियर? नंबर 1 में तो 2 साल की है, दूसरी वाली कंडीशन है वो सूर्यास्त तो सूर्योदय के बीच की है। किसी का तीसरे पॉइंट का चोरी एक ऐसा अपराध है उसके लिए उन्होंने स्पेशल सजा बना दी, क्योंकि ज्यादातर चोरी करने के लिए तो प्रच्छन्न गृह विचार गृह वेदन होते हैं। अगर ये कारावास दंडनीय अपराध ना हो तो ये फर्स्ट नंबर वाले जैसा हो जाएगा, प्रच्छन्न गृह विचार और गृह वेदन। तो ये जो कारावास दंडनीय अपराध है ये चीज समझ में नहीं आई। अरे तुम तो किसी के घर में कोई अपराध करने के लिए नहीं घुसे, तुम्हें तो शौक है दूसरे के घर में घुसने का, ठीक है, छुपकर घुस गए या छत से कूद के घुस गए। अब तुम्हारा तो कोई मूड ही नहीं है कोई अपराध करने का, तुम्हें तो यही में मजा आ रहा है, तो दूसरे के घर में बाकी बिना अनुमति के घुस गए तुम, तो वे कह रहे हैं कि तुम्हें 2 साल की सजा है। अब तुम कोई अपराध करने के लिए घुसे हो, वो अपराध कैसा है जिसमें कारावास की सजा दी गई है, तो अब तुम्हारा इंटेंशन अपराध करने का हो गया ना जिसमें कारावास की सजा हो। और कारावास में कौन सी बात कर रहे हैं? कारावास 2 तरीके का होता है, कठिन और सादा। तो बहुत से अपराध तो ऐसे दिए जिनमें जुर्माने की सजा के लिए, फिर क्या करेंगे तुम्हारा? हो गया क्लियर? तो दंड के जो प्रकार पड़े थे ना उन्हें दिमाग से मत ले जाओ आउट, कि कारावास का मतलब तो वही होता है जेल, कई सारी जुर्माने वाली धाराएं नहीं है। हो गया क्लियर? अब 331(4)
जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन करेगा। अब कंडीशन को चला गया, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व किया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि वही सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व वाली कंडीशन में आपने चोरी करने के लिए किया है तो सजा कितनी है? 14 साल। 331(5) जो कोई किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने की, अब पर्टिकुलर डिफाइन कर रहे हैं किसी अपराध को, काय के लिए कर रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने के लिए या किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने के लिए या किसी व्यक्ति को उपपत्ति हमले या सदोष अवरोध के भेमा डालने की तैयारी करके प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन करेगा। अब आप अपने साथ वेपन्स ले गए कोई ना कोई, अगर सामने वाले ने दिक्कत करी प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन करने में तो आप उसका यूज कर लोगे, तो तैयारी करके गए हो, लाठी वाठी सब लेके गए हो, तो आपकी सजा हो जाएगी अब 10 साल तक की और जुर्माने के भी दायी होगे। 331(6) जो कोई किसी व्यक्ति को उपपत्ति करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की लिए या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गृहविधन करने की या किसी व्यक्ति को उपपत्ति हमले या सदोष अवरोध के भेमा डालने की तैयारी करके प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो पहले जो तैयारी थी ऊपर वाली और नीचे वाली में क्या अंतर आ रहा है? यहाँ कंडीशन है सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की, ठीक है, एक दिन की है एक रात की। 331(7) जो कोई प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन करते समय किसी व्यक्ति को गोरुपति कारित करेगा, अब आपने सामने वाले को क्या कर दी? गोरुपति कारित कर दी, या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गोरुपति कारित करने का प्रयास करेगा या आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। सजा कितनी मिलेगी? आजीवन तक की, क्योंकि आपने क्या कर दिया? सामने वाले को गोरुपति कारित कर दी या उसकी मृत्यु या गोरुपति कारित करने का प्रयत्न किया। अब 8वीं कंडीशन आ जाओ, यदि प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या गोरुपति कारित करेगा, वही रात वाली कंडीशन है, यह मृत्यु या गोरुपति कारित करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन या सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय से पूर्व करने में संयुक्तता संप्रक्त व्यक्ति, अब अकेले नहीं गए, 2-4 लोग गए, तो उसमें जुड़े हुए सारे व्यक्ति आजीवन कारावास से दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। संयुक्त दायित्व वाली कंडीशन है, हो गया क्लियर? अब इसमें बहुत सारे दंड दिए थे, याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हाँ 360 पुरानी 360 थी, वही 8वीं पॉइंट बन गया। हो गया क्लियर? तुम तो सिंपल दंड याद कर लेना, गृहतिचार या गृहविधन का, फिर प्रच्छन्न गृहतिचार या गृहविधन का कर लेना, उसके बाद चोरी वाला देख लेना, ठीक है? इतने से काम हो जाएगा, इतने सारे याद नहीं होंगे तुम पर। ये याद तो हो जाएंगे, वो अपन करेंगे एंड में जाके, अभी करा दूंगा तो फिर अगले एक्ट पर तुम्हें फिर कराने पड़ेंगे, मैं ही भूल जाऊंगा करा करा। 332 अपराध को करने के लिए गृहतिचार, अब काय के लिए प्रवेश किया है? अपराध को करने के लिए। अपन ने ऊपर वाला जो गृहतिचार का दंड दिया था वो तो केवल गृहतिचार के लिए दिया था, ठीक है? जो कोई ऐसा अपराध करने के लिए गृहतिचार करेगा, अब ये बताएंगे कैसा अपराध करने के लिए गृहतिचार करेगा, जो मृत्यु से दंडनीय है, तो उसके लिए सजा क्या है? वह आजीवन कारावास से कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 साल से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो आपने गृहतिचार कार्य के लिए किया है सामने वाले की मृत्यु करने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या करेगी? जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृहतिचार करेगा तो सजा 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो 10 साल तक की सजा आजीवन कारावास के लिए किया था। और इसके अलावा जब कंडीशन बची तो बाकी नीचे पटक दी सारी, जो कारावास से दंडनीय है उसके लिए गृहतिचार किया है तो सजा कितनी है? 2 साल तक की दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।
और वैसे सिंपल घरेती चार के लिए कितनी सजा थी? 1 साल, 5,000 रुपए का जुर्माना। हो गया यहां तक क्लियर? 333, अच्छा अपवाद दिया देख लो। परंतु यदि वे अपराध जिसका किए जाना आश्चर्य तो चोरी हो तो कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी? 7 साल तक की हो सकेगी। अगर चोरी करने के लिए गृहतिचार किया है तो सजा कितनी है? 7 साल तक। गृह वेतन में ज्यादा है। हो गया? सिंपल गृह वेतन किया है चोरी करने के लिए दिन ही दिन में तो 10 साल तक की सजा है, और सूर्यास्त तो सूर्योदय के बीच में किया है तो 14 साल। हो गया क्लियर? 333 उपति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात आपने क्या किया है? गृहतिचार किया। जो कोई किसी व्यक्ति को उपति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति की उपति हमला या सदोष अवरोध करने के भय में डालने की तैयारी करके गृहतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। आपने गृहतिचार कैसे किया है? उपति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के साथ में किया, तब सजा 7 साल तक की। अब 334 पे जाओ। ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति रखी है, अब कोई बॉक्स है जिसमें कोई संपत्ति रखी है, बेईमानी से तोड़कर खोलेगा, ठीक है? संपत्ति वंपत्ति नहीं चुराई है भी, केवल वह खोला है। और बेईमानी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने के लिए। जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को जिसमें कोई संपत्ति हो या संपत्ति होने का आपको विश्वास हो बेईमानी से या रिश्ती करने के आशय से तोड़कर खोलेगा। रिश्ती में क्या होता है कि सामने वाले को हानि होती है, अपने को लाभ नहीं होता। या उद्बंधित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 2 साल की सजा काय के लिए मिल रही है सजा? ऐसे पात्र को जिसमें कोई संपत्ति रखी थी उसको तोड़कर खोल रहा है। 334(2) जो कोई ऐसा बंद पात्र जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का आपको विश्वास हो उसके पास अपने पास न्यस्त किए जाने पर, अब ऐसा बंद पात्र आप ही को न्यस्त कर गया, कोई आप ही को दे गया, उसको खोलने का प्राधिकार ना रखते हुए सामने वाला मना कर गया या खोलना नहीं है, बेईमानी से रिश्ती करने के आशय से उस पात्र को तोड़कर खोलेगा या उद्बंधित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब कोई अटैची है कोई की वो है सूटकेस है, वहां में रखें पैसा, वो विश्वास पे आपको रख गया कि भैया ये मेरा सूटकेस रखा है या मैं ताला डाला या खोला काली मत करना, तुम नहीं माने तो फिर जाइए। हो गया क्लियर? अब अध्याय 18 पे जाओ। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय कहां से कहां तक दिया है ये? तीन 350 तक लिख लो इसमें भी डायरेक्ट पे। 335 से लेकर 350 तक है अध्याय 18। अध्याय 18 में किस संबंधी प्रावधान किया गया? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में। ऐसे अपराध जो दस्तावेजों के माध्यम से किए गए हैं या संपत्ति चिन्हों के माध्यम से किए। 335 मिथ्या दस्तावेज रचना। आपने क्या रचा है? कोई झूठा दस्तावेज रचा, ठीक है, झूठा दस्तावेज रचने की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करता है। कोई झूठा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आपने तैयार किया तो ये उस व्यक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं जो मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करता। कर कैसे रहा है? जो बेईमानी से या कपटपूर्ण इंटेंशन से ऐसा काम कर रहा है। तो क्योंकि कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना कर रहा है तो काय के लिए कर रहा होगा? बेईमानी पूर्ण या कपटपूर्ण इंटेंशन के साथ कर रहा होगा। अब बेईमानी पूर्ण या कपटपूर्ण इंटेंशन के साथ जो कार्य कर रहा है उन कार्यों को अपन देखेंगे। किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के किसी भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। तो बेईमानी पूर्ण या कपटपूर्ण इंटेंशन के साथ आपने क्या किया है? किसी दस्तावेज की या किसी दस्तावेज के भाग की रचना की है
या उस पर हस्ताक्षर किए हों, या मुद्रांकन किया है, या उसका एग्जीक्यूशन किया है, निष्पादन किया है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग की आपने रचना की है या पारित करता है, यानी दूसरे को भेजता है। और जिसको भेज रहा है उसके बारे में आपको पता है पहले से, जो भेजने वाला है, कि मैंने ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मिथ्या रचना की है। मिथ्या रचना करने के बाद क्या कर रहा है? पारेषण करना। पारेषण मतलब होता है भेजना। मेल वेल नहीं भेजते अपन जो लोग। तो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारित करता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, तो वो भाई किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाता है। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कैसा है? मिथ्या। ध्यान रखना, उसको मत छोड़ना। किसी दस्तावेज के निष्पादन का या ऐसे व्यक्ति या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की अधिप्रमाणता का द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है, जिससे आपकी पहचान पता चलती हो कि इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का निष्पादन किसने किया है। ऐसी अधिप्रमाणिकता या द्योतन यानी पहचान करने वाला कोई चिन्ह लगाता है, जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चलती हो। ऐसा दस्तावेज कैसा है? मिथ्या। कि यह विश्वास किया जाए, काय के लिए कर रहा है ये सब काम? कि सामने वाले को ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसा दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण या लगाना ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षर, मुद्रांकन, निष्पादन, लगाए जाने या पारित न होने की बात वह जानता। किसी दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर कर दिए, किसी दूसरे व्यक्ति का डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, आपको तो प्राधिकार था ही नहीं। हो गया क्लियर? जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में, तात्विक मतलब होता है महत्वपूर्ण भाग में, एसेंशियल पार्ट में परिवर्तन कर दिया, उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, यानी मरे हुए व्यक्ति का कोई डॉक्यूमेंट था, उसमें आपने क्या कर दी? फेरबदल कर दी। उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित या निष्पादन किए जाने या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाए जाने के पश्चात उसे रद्द करके, कैंसिलेशन करके, या अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी पूर्वक या कपटपूर्वक ऐसा कार्य करता। या जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु या परिवर्तन के रूप को चित्त विकृति या मत्ता की हालत में नहीं जान सकता। अब जिसकी तरफ से आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है वो कैसा व्यक्ति है? चित्त विकृत या मत्ता की हालत में। आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिया? तैयार कर लिया, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार कर लिया। वो तो बेचारा नशे में है या पागल है, इसलिए नहीं समझ रहा, या उस प्रवंचना के कारण आपने उसे धोखे में लेकर जो उससे की गई है जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बेईमानी से कपटपूर्वक हस्ताक्षरित करा लिया, उससे मुद्रांकित करा लिया, निष्पादित करा लिया, परिवर्तित किया गया जाना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाए जाना कार्य करता। हो गया क्लियर? तो ज्यादा मेहनत मत करना, ये सोच लेना कोई दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जिसको झूठा बनाया गया, और वो झूठे दस्तावेज को बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बनाने में जो जो कार्य हो सकते हैं सब उसने क्या कर लिए? फर्जी कर लिए। झूठे हस्ताक्षर कर लिए, झूठी सील लगा दी, झूठा उसका कोई पार्ट बदल दिया, जो मेन पार्ट था उसको हटा दिया, अपने फायदे का पार्ट डाल दिया। तो वो सब कैसे कर रहा है? बेईमानी पूर्वक या कपटपूर्वक इंटेंशन के साथ कर रहा है। हो गया क्लियर? अब इसके इलस्ट्रेशन देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। का के पास या द्वारा खा पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रतीय पत्र है। खा से कपट करने के लिए का 10,000 रुपए में एक शून्य बढ़ा देता। उसने तो 10,000 रुपए तक के लिए लिखा था खा नाम के व्यक्ति ने, आपने क्या करी? एक जीरो बढ़ा दी, और उस राशि को 1,00,000 रुपए शास्त्र से बना देता है कि खा यह विश्वास कर ले कि या ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था। खा ने कूट रचना। हो गया? तो मिथ्या दस्तावेज रचने को ही तो बोलेंगे, कूट रचना कर ली। याद कर लेना, ये पहले ही वाला इलस्ट्रेशन आएगा एग्जाम में, मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ आएगा, तो यही वाला आएगा, ठीक है? बाकी के नहीं आएंगे, या मैं से नीचे तक के मैं गारंटी दे रहा हूँ, आएगा तो यही आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है अपने आप में कि मैं आऊंगा। कहा इस इंटेंशन से कि वह या की संपदा खा को बेच दे। अब एक व्यक्ति की संपदा बेचना वो चाहता है, और उसके द्वारा खा से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, या के प्राधिकार के बिना या की मुद्रा ऐसी दस्तावेज पर लगा देता।
ताकि उस मुद्रा से क्या होगा, वो उसकी बिना परमिशन के बेच लेगा, जो कि या की ओर से का की संपदा का हस्तांतरण पत्र होना तात्पर्य है। उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली ट्रांसफर। का ने क्या किया, कूटरचना की है। एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को दे चेक को का उठा लाता। कोई बैंक में पैसे चेक जमा करने गया था तो तुम उठा लाए। चेक खा द्वारा हस्ताक्षरित है, उस पर साइन भी हो रखे थे, किंतु इस चेक में कोई राशि अंकित नहीं थी, यानी खाली चेक था। तुमने कही ये बढ़िया जुगाड़ हो गई। का 10,000 रुपए की राशि अंकित करके चेक को कपट पूर्वक भर लेता है। का ने कूटरचना की है। ये तो पागल आदमी थे 10,000 भरे। ठीक है। का अपने अभिकर्ता खा के पास एक बैंकर पर लिखा हुआ का द्वारा हस्ताक्षरित चेक दे धनराशि अंकित किए बिना छोड़ देता है। खा को इस बात के लिए प्राधिकृत कर देता है कि वह कुछ संदेह करने के लिए चेक में ऐसी धनराशि जो 10,000 रुपए से अधिक के न अंकित करके चेक भर ले। अब मालिक ने नौकर को चेक दे दिया कि एक काम कर, तू अब 10,000 रुपया भर ले जाइयो, बैंक में लगा लियो, पैसे निकाल लियो। उसने क्या बोला था कि 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं भरने। खा कपट पूर्वक चेक में 20,000 रुपए अंकित करके उसे भर लेता। तो ये भी क्या हो गई, खा ने कूटरचना की है। तो डॉक्यूमेंट्स को देखने पर पता नहीं चल रही होगी कि इसमें कूटरचना हुई है कि नहीं हुई। वो अपन ने अभी तक जो कूटरचना समझी है तो वो तो वही समझी है, कोई मिथ्या दस्तावेज रचना या इलेक्ट्रॉनिक भाग को रचना, हस्ताक्षरित मुद्रांकित या करना। लेकिन यहाँ कहते नहीं, देखो चालाकी कर रहा है, उसने कोई है ना डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं है, केवल उसको प्राधिकार इतना भरता कि वो 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट उसमें ना लिखे चेक में, और उसने लिख लिए 20,000। तो ये भी कूट रचना हो गई। नहीं तुम भाई आगे बहस करने लगो कि ये कूट रचना नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्यूमेंट तैयार हुआ हो, लेकिन प्राधिकार जो दिया था वो 10,000 रुपए तक के लिए दिया था, तो ये भी कूट रचना मानी जाएगी। हाँ, कौन सा निष्पादित? हाँ, निष्पादन में आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को वैसे चेक को देखने में समझ में नहीं आएगा कि इसकी कूट रचना हुई है कि नहीं हुई। अब ये डा वाला पढ़ना है ना। का खाके प्राधिकार के बिना खाके नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है। प्राधिकार के बिना लिखा है, उससे सामने वाले से विनिमय पत्र लिख लिया अपने लिए कि वह एक बैंकर से असली विनिमय पत्र की भांति बट्टा देकर उसे बुना ले और उस विनिमय पत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले, या का इस इंटेंशन से उस विनिमय पत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकर को यह अनुमान करा दे कि उसे खा प्रतिभूति प्राप्त है, इसलिए वह उस विनिमय पत्र को बट्टा लेकर बना लेता है। का ने क्या की है, कूटरचना की है। परिपक्वता दिनांक तो समझते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दी है कि जिस तारीख के लिए चेक लिखा था वो तारीख आ गई तो वो हो गई परिपक्वता दिनांक। हो गया क्लियर। या की बिल में ये शब्द अंतर्विष्ट है कि मैं निर्देश देता हूं कि मेरी समस्त शेष संपत्ति का खा और गांव में बराबर बांट दी जाए। 3 लोगों में बांटना चाह रहा है अपनी समस्त चल अचल संपत्ति को, का खा और गांव में। का बेईमानी से खा का नाम इसे आशय से खुरच डालता, उसने वो नाम मिटा दिया वसीयत में से खा नाम के व्यक्ति का। तो अब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी किसमें बांटना चाह रहा है, का और गांव में। कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त संपत्ति उसके स्वयं के लिए और गा के लिए छोड़ी गई है। खाने कूटरचना की है। का एक सरकारी वचन पत्र को पृष्ठांकित करता है और उस पर शब्द या को या उसके आदेश अनुसार दे दो लिखकर और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करके और या को या उसके आदेश अनुसार दे कर देता है। का बेईमानी से या को उसके आदेश अनुसार दे दो इन शब्दों को छीलकर मिटा देता है और इस प्रकार विशेष पृष्ठांकन को एक निरंक पृष्ठांकन में बदल देता। तो खाने क्या की है, कूटरचना की है। का एक संपदा या को बेच देता है और उसका हस्तांतरण पत्र लिख देता है। उसके पश्चात का या को कपट करके संपदा से वंचित करने के लिए उस संपदा को एक हस्तांतरण पत्र जिस पर या के हस्तांतरण पत्र की तारीख से 6 माह पूर्व की तारीख पड़ी है कि जो जिस डेट पर हस्तांतरित होनी है प्रॉपर्टी उससे 6 महीने पहले की तारीख बना ली उसने। खा के नाम से शासन से निष्पादित करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि उसने अपनी संपदा या को हस्तांतरित करने के पूर्व खा को ट्रांसफर कर दी। का ने कूटरचना की है। अब जैसे पिताजी अपनी प्रॉपर्टी बेटे को देना चाह रहे थे, वो देना चाह रहे थे कि फलानी फलानी तारीख को मिल जाए। अब 2 बेटे थे, बड़ा बेटे ने कहा यार ये तो फला पूरी प्रॉपर्टी जा रही है, तो उसने क्या कर लिया, एक ऐसा प्राधिकार पत्र या कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। तो उसने ये बताने की कोशिश करी कि ये प्रॉपर्टी जो मेरे पिता ने छोटे भाई को दी थी, छोटे बेटे को दी थी, वो प्रॉपर्टी तो पिता ने मुझे बहुत पहले ट्रांसफर कर दी, देखो 6 महीने पहले ट्रांसफर कर दी।
क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दी तो अब छोटे बेटे को कैसे ट्रांसफर कर देंगे, वो कंडीशन है। हो गया क्लियर। तो उसने जो हस्तांतर पत्र तैयार किया है बाद में वो कैसा है, फर्जी। या अपनी वसीयत का से लिखवाता है, का जानबूझकर एक ऐसे वसीयतदार का नाम लिख देता है जो कि उस वसीयतदार से भिन्न है जिसका नाम या ने कहा था। ठीक है, वसीयतदारी बदल दी है। और या को ये व्यवदिष्ट करके झूठ बोल के कि उसने बिल उसके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार की है। जो वसीयत लिखवा रहा है उससे कह रहा है कि नहीं तुमने जैसा बोला था वैसी वसीयत मैंने लिखी है। या को बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित कर देता है, का ने कूट रचना की है, जैसे वसीयतदार जैसी वसीयत लिखवाना चाह रहा था वैसी वसीयत नहीं लिखी। का एक पत्र लिखता है और खाके प्राधिकार के बिना इस आशय से कि उस पत्र के द्वारा या से और अन्य व्यक्तियों से भिक्षा भी प्राप्त करे। खाके नाम के हस्ताक्षर ये प्रमाणित करते हुए कर देता है कि का अच्छे सील का व्यक्ति है, और अच्छे सील का हुआ तो भीख अच्छी से मिल जाएगी। ठीक है, उसने ऑथराइज कर दिया कि ये सामने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। और अनवेक्षित दुर्भाग्य के कारण दीन अवस्था में उसने जो बता दिया कि ये तो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे अमेरिका में, ऐसा एकदम से इनको शेयर मार्केट में लग गया घाटा, मुझे इसलिए आ गए इंडिया में भीख मांगने। और किसी इंडिया के ऐसे पर्सन से लिखवा लाया कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि इतने बड़े पद का व्यक्ति अगर लिख के दे रहा है कि जी वाली बात की ऐसा ऐसा व्यक्ति है शेयर मार्केट में घाटा खा लिया इसलिए अपने यहाँ भीख मांगने के लिए आया। तुम कहोगे अब इतना बड़ा आदमी एकदम से मिट गया तो अच्छे सील का व्यक्ति है तो तुम क्या करोगे, ज्यादा भीख दे दोगे। तो यहाँ काने या को संपत्ति अलग करने के लिए उत्प्रेरित करके मिथ्या दस्तावेज की रचना की है, इसलिए काने क्या किया, कूट रचना की है। खाके प्राधिकार के बना के का इस आशय से कि उसके द्वारा या के अधीन नौकरी अभिप्राप्त करे, काके सील को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखता है। चरित्र प्रमाण पत्र लगता था ना पहले, वही कंडीशन है। और उसे खाके नाम से हस्ताक्षरित करता है। का ने कूट रचना की है क्योंकि उसका आशय कूट रचित प्रमाण पत्र द्वारा या को प्रवंचित करने का था, और ऐसा करके या की सेवा की अभिव्यक्ति विवक्षित समुदाय में प्रविष्ट होने के लिए उत्प्रेरित करना था। फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया किसी का, वो तो वहां पे तो लगे 10-15 केस, आपराधिक रिकॉर्ड था। तुम बता रहे हो कि बहुत भला आदमी है। स्पष्टीकरण एक, किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना भी कूट रचना की कोटि में आ सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक जैसे नाम है दो व्यक्ति होंगे। अब पवन नाम के व्यक्ति एक IAS ऑफिसर भी है, एक पवन अपना भी है, तो वो कंडीशन हो गई। ठीक है, उसने कही मैं तो पवन ही तो लिखा है। हो गया क्लियर। नहीं अपना पवन भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो मानहानि का दावा ले आगा मेरे पर। का एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस इंटेंशन से करता है, किस इंटेंशन से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। एक जैसे नाम के दो व्यक्ति हैं, का ने क्या किया, कूट रचना की है। का एक कागज के टुकड़े पर शब्द प्रतिगृहित किया लिखता है, यानी आपने क्या कर लिया, किसी कागज को या किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रतिगृहित कर लिया यानी प्राप्त कर लिया, और उस पर या के नाम के हस्ताक्षर इसलिए करता है कि खा बाद में इस कागज पर एक विनिमय पत्र जो खाने या के ऊपर लिखा है लिखे, और उस विनिमय पत्र का इस प्रकार प्रक्रमण कर रहे मानव है या के द्वारा प्रतिगृहित कर लिया गया था। का कूट रचना का दोषी है, तथा यदि खा इस तथ्य को जानते हुए का के आशय के अनुसरण में उस कागज पर विनिमय पत्र लिख देता है तो खाने भी क्या की है, कूट रचना की है। मत पढ़ना, ये इतने लंबे लंबे जो एग्जाम्पल दिए ना, तो अपना पेपर काय में आने वाला है, OT पे कंप्यूटर पे ही होता है ना पेपर, तो ये बात ध्यान रखना कॉमन सेंस लगा के, कंप्यूटर ही खत्म हो जाएगा पूरा, कहाँ तक भरेंगे। जो बड़े बड़े एग्जाम्पल है ना वो नहीं पूछ रहा एग्जाम में, वो तो ऐसे पूछेगा वहां में आ जाए प्रश्न में। नहीं ऑफलाइन होता है क्या, ऑफलाइन होने लगे। अच्छा हमारे समय तो ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन होता है तो भैया छाप देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ऑफलाइन हुआ है तो दिक्कत, तो दे देगा वो। ये का अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेश अनुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है, आपको पढ़ा मिल गया। का उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशय से कि स्वयं अपने नाम का पृष्ठांकन लगा लेता है कि इस विनिमय पत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसका विनिमय पत्र आपको पढ़ा मिला था, जिसके आदेश अनुसार वह दे या का ने कूट रचना की। अब ये दो एग्जाम्पल तुम पढ़ लेना, मैं थक गया बोल बोल के। स्पष्टीकरण दो, नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, वो ये वही वाला आ जाएगा, वो 10,000 रुपया में एक जीरो बढ़ा दी थी, बस इतना नहीं आएगा। लेकिन पढ़ लेना, ये दोनों एग्जाम्पल नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। स्पष्टीकरण दो, कोई मिथ्या दस्तावेज किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता नहीं है कि हैगा कि नहीं है, ऐसे कल्पनाशील व्यक्ति के नाम से
इस इंटेंशन से रचता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रचा गया था, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से शास्त्र से रचना की यह विश्वास कर लिया है कि वह दस्तावेज मृत व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रचा गया था, कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। अब जो व्यक्ति मर ही गया उसके नाम से वसीयत बना ली आपने, ठीक है, या किसी ऐसे कल्पनाशील व्यक्ति के नाम से बना ली जिसके बारे में पता ही नहीं है आपको। एक इलस्ट्रेशन इसका पढ़ लो, जहां में एक ही दिया तो हो सकता है यही पूछ ले। का एक कल्पित व्यक्ति के नाम से कोई विनिमय पत्र लिखता है और उसका परिक्रमण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक प्रतिगृहित कर लेता है, का ने कूट रचना की है। स्पष्टीकरण 3, इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने पद का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 2 की उपधारा 2 के खंड डी में दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने की डेफिनेशन मिलेगी आपको आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट है ना, इसमें पढ़ लेंगे अपन आगे जाके। इसमें अब आया 336 पे कूट रचना। अपन ने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी मिथ्या दस्तावेज रचना, तो ये मिथ्या दस्तावेज रचना ही तो हो गई कूट रचना। देखो मिथ्या दस्तावेज रचने की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली, बताओ जाएगा पनिशमेंट कहाँ दिया, निकालना जरा, ढूंढना। देखो ये प्रिया ढूंढ के बताएगी, प्रिया सबसे ज्यादा होशियार है, प्रिया ढूंढना जरा कहाँ है। नहीं मिथ्या दस्तावेज रचने का पनिशमेंट दिया है, प्रिया से ज्यादा कोई होशियार नहीं है। देखो प्रिया ढूंढेगी, प्रिया ढूंढो इसको, इसका पनिशमेंट कहाँ दिया है। ठीक है, तो मिथ्या दस्तावेज रचने की डेफिनेशन दी है, क्योंकि कूट रचना तभी तो होगी जब मिथ्या दस्तावेज रचा होगा। तो उनने पहले मिथ्या दस्तावेज रचना बता दिया, हो गया क्लियर। नहीं तुम मुझसे कहोगे जाकर पनिशमेंट नहीं मिल रहा, हो गया क्लियर। 336 कूट रचना। देखो तुम किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हो, इसलिए मैं तैयारी से पूरी से आता हूं कि क्या पूछ लो। कूट रचना को क्या कह रहे हैं, ये फोर्जरी, ठीक है। तो उपधारा 1, जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज, आगे वही वर्ड मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो अपन ने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी वो मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दोनों की दी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी तो बड़ा है ना, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। अब उसी की बात कर रहे हैं। हाँ अरे तो उसी में सब आ गया, मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का निष्पादन भी इंक्लूड है उसमें। जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को, तो बात क्या कर रहे हैं, किसी मिथ्या दस्तावेज की या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की, इन दोनों तक ही सीमित नहीं है वो क्या कह रहे हैं, यह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को इस इंटेंशन से रचता, किस इंटेंशन से रचता है कि लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, यानी जनता को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो यहां उसका इंटेंशन कैसा है, सामने वाले को हानि करना। तो इसका मतलब है कि आ गया वही वर्ड, या किसी दावे या हक का समर्थन किए जाए। तो इंटेंशन क्या है उसका, जनता को या जनता के किसी वर्ग को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करना, काय के द्वारा, मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना करके, ठीक है, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति को अपने आप से अलग कर दे, या कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति या विवक्षित संबंधा आपके साथ कर ले, या इस इंटेंशन से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है, यह कहा जाता है। तो कूट रचना महत्वपूर्ण है, इसमें क्या देखना जरूरी है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति जो पीछे मिथ्या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना कर रहा था या किसी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना कर रहा था, तो बिना इंटेंशन के तो कर ही नहीं रहा होगा। अब उसका इंटेंशन क्या होता है कि जनता को या जनता के किसी वर्ग को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान कारित करना, या किसी दावे या हक का समर्थन करना, या कोई व्यक्ति क्या कर ले, अभिव्यक्ति या विवक्षित कोई संबंध कर ले आपके साथ। कर क्यों रहा है, क्योंकि आपने मिथ्या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना की है और उसको तो लग रही है सही डॉक्यूमेंट्स, और उसके कारण उसने आपसे क्या कर ली, संबंध कर ली। या कोई व्यक्ति क्या करे, किसी संपत्ति को अपने आप से अलग करे, या क्या चाह रहे हो
सामने वाले के साथ कपट करना आपका इंटेंशन है, तो यह माना जाएगा कि आपने कूटरचना की है। हो गया क्लियर? अब कपट करना इंटेंशन अकेले ही पर्याप्त नहीं है, कपट करने के इंटेंशन से भी आपने किसी मिथ्या दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बनाया है, तो ये भी कूटरचना है। ठीक है, अब कपट करने के अलावा दूसरी कंडीशन में चला जाऊं, आपका इंटेंशन क्या है कि लोग को या किसी व्यक्ति को हानिकारित करना, या किसी दावे या हक का समर्थन करना, या सामने वाले से कोई अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति समझा करना, या सामने वाला व्यक्ति कोई अपनी संपत्ति को अलग कर दे, तो ये भी क्या मानी जाएगी? कूटरचना। एक ही उसको पकड़ के मत बैठ जाना, कपट करने के लिए जो दस्तावेज तैयार होता है वो ही अकेला कूटरचना में आता है। हो गया? थोड़ा पढ़ने का अपना स्टैंडर्ड बढ़ा। तो जो कोई कूटरचना करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल तक की हो सकेगी, ये जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। हो गया क्लियर? तो सजा कितनी है? 2 साल। 336(3), जो कोई कूटरचना इस इंटेंशन से करेगा, ठीक है, किस इंटेंशन से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की गई है। हो गया क्लियर? छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी। अब आपने जो कोई मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार किया है, अब आपका इंटेंशन कैसा है? उसके माध्यम से छल करना। कूटरचना तो कर चुके पहले, अब उस डॉक्यूमेंट्स का उपयोग कहां कर रहे हो? चीटिंग करने के लिए। तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब आपकी सजा उनने बढ़ा दी, कितनी कर दी? 7 साल। वैसे कितनी थी? 2। अब इसकी उपधारा 4 पे जाओ। जो कोई कूटरचना इस इंटेंशन से करेगा कि वह दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है किसी पक्षकार की रेपुटेशन की अपहानि करे। आपने कोई ऐसा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कराया है सामने वाले की मानहानि करने के लिए, उसकी ख्याति को अपहानि करने के लिए, यह संभव जानते हुए करेगा कि इस उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाएगा। कौन सा उद्देश्य? ख्याति की अपहानि को करने वाला। तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब सजा कितनी है? 3 साल। छल करने के लिए कर रहे हो तो 7 साल, वैसे कर रहे हो तो 2 साल। हो गया क्लियर? 337। अब कंडीशन कुछ अलग हो गई, न्यायालय के अभिलेख की। अब रिकॉर्ड कहां का है? कोर्ट का। ठीक है, कोर्ट के अभिलेख की। न्यायालय पता कौन सा होता है न्यायालय? प्रिया बताएगी, कहाँ है न्यायालय? न्यायालय होता कौन है? ये नहीं पढ़ा है? न्यायालय की डेफिनेशन नहीं पढ़ी? अब तुम आ गई फिलोसफी पे। ये स्वतंत्र वाली बात नहीं पूछ रहा मैं, न्यायालय क्या होता है ये बताओ, फिलोसफी मत झाड़ो। जो न्यायिकता का कार्य कर रहा हो, ये या तो पद रूप से न्यायाधीश अभी तो या न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति की गई हो, और पढ़ नहीं रहे, पुराना सब बोल हो रहा है। न्यायालय की अभिलेख की या लोक रजिस्टर। रजिस्टर कैसा है? सार्वजनिक रजिस्टर है, सरकारी रजिस्टर है, लोक रजिस्टर। तुम्हारा पर्टिकुलर व्यक्तिगत रजिस्टर नहीं है, ठीक है, सार्वजनिक अभिलेख है। तो न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना करोगे तो जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जिसका किसी न्यायालय या न्यायालय का रिकॉर्ड होना या कार्रवाई होना या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई पहचान दस्तावेज, मतदान आईडी वगैरह होती है ना जो आपके आधार कार्ड वगैरह, जिसके अंतर्गत पहचान पत्र भी आता है और आधार कार्ड भी आता है। ये वर्ड नया जोड़ा है इसमें, पहले नहीं था। पहचान पत्र यानी आपकी आइडेंटिटी का कोई पत्र है, कोई आधार कार्ड है, या आपका जन्म का है कोई, कि आपका जन्म किस तारीख का हुआ था उसका पत्र है, आपके विवाह का है, किस तारीख को आपकी शादी हुई थी, या अंत्येष्टि का रजिस्टर, वो मृत्यु प्रमाण पत्र जो होते हैं वो, या लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया कोई भी रजिस्टर है होना तात्पर्य है, या किसी प्रमाण पत्र की या दस्तावेज की जिसके बारे में तात्पर्य है कि वे लोक सेवक द्वारा अपनी हैसियत में रचा गया था ऐसा प्रमाण पत्र या ऐसा दस्तावेज, या जो किसी बात को संस्थित करने के लिए
या किसी वाद में प्रतिरक्षा करने के लिए, उसमें कोई कार्रवाई करने या दावा संस्वीकृत कर लेने का प्राधिकार पत्र या कोई मुख्तारनामा हो, पावर ऑफ अटॉर्नी, उसमें अगर आपने कूट रचना कर दी तो आपकी सजा है 7 साल और जुर्माना। महत्वपूर्ण होगा इसके पॉइंट। आधार कार्ड आ गया, इसमें पहचान पत्र आ गया, ठीक है, विवाह से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स है, या आपके जन्म से संबंधित है, या मृत्यु प्रमाण पत्र है, या लोक सेवक के पास रखा गया कोई रजिस्टर है, उसमें कूट रचना की हो आपने, तो सजा कितनी है? 7 साल तक। अब आ जाओ 338। अब ऐसे ऐसे किसी चीज की बात कर रहे हैं दस्तावेज की, क्योंकि हर दस्तावेज क्या होता है? मूल्यवान प्रतिभूति होता है, ठीक है। तो कूट रचना होती काय की है? दस्तावेज की होती है, ठीक है। ये मोबाइल की नहीं हो जाएगी कूट रचना, दस्तावेज हुई ना, वस्तु है ये तो। मूल्यवान प्रतिभूति, मैं बोल बोल के थक गया अब तुम। मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत इत्यादि की कूट रचना। अगर आपने मूल्यवान प्रतिभूति की रचना कर रखी है, कूट रचना, या किसी वसीयत की कूट रचना करी है, तो जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज को जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत या पुत्र का दत्तक ग्रहण का प्राधिकार पत्र होना तात्पर्य है। दत्तक ग्रहण बनती है, एडॉप्शन डीड जो बनती है, उसकी बात कर रहे हैं। मूल्यवान प्रतिभूति है या कोई वसीयत है, वसीयत पर्टिकुलर इसी में आएगी 338 में, या जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण का या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या प्रदत्त करने का प्राधिकार पत्र होना तात्पर्य है, या किसी दस्तावेज को जिसको धन दिए जाने की स्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना। अब कोई रसीद दी थी आपको, बिल जमा करा के आए थे, काय में एमपीवी का बिजली का बिल जमा करा के आए थे, उसने दी थी रसीद, उसमें आपने क्या कर ली? कूट रचना। जमा कराए थे 1000 और वहां में बढ़ा दी 1 0 कि हमने तो 10,000 जमा करा दिए, या बैंक में जमा कराया, ऐसी उल्टी सीधे। कूट रचना करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी हो। अब इसमें सजा ज्यादा है। मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत इत्यादि की कूट रचना करने पर 10 साल की सजा। 339 धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का इंटेंशन रखते हुए कब्जे में रखना। अब आपके कब्जे में हो गई है पकड़ी, ऐसी कौन कौन सी? 337 वाली कोई दस्तावेज है, या 338 वाला कोई दस्तावेज है। न्यायालय का कोई अभिलेख था, या लोक रजिस्टर था, या आधार कार्ड था, या पहचान पत्र था, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति थी, या वसीयत थी, या एडॉप्शन डीड थी। अब पुलिस ने पकड़ ली आपके कब्जे में, और आपके कब्जे में क्यों मिली? आपने तैयार काय के लिए की होगी, असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए तैयार की होगी, और आपके कब्जे में हो गई पकड़ी। तो कब्जे में रखने मात्र के लिए अभी उपयोग कर नहीं पाए थे, पहले ही हो गए पकड़े, तो आपको सजा मिलेगी 7 साल तक। ऊपर दिए शायद है, नहीं हमारी किताब में तो नहीं लिखी आजीवन। 337 के लिए ये मेरे किताब में 7 साल, 338 के लिए आजीवन कारावास, ठीक है। याद मत करना, ये नहीं आएगा प्रश्न में कछु, ठीक है। पुरानी तो याद हो नहीं पा रही हमसे, जो कहां तक करेंगे, ज्यादा मत लगाना, ताकत जो नहीं आई। 340 कूट रचित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। अब तुम काय के रूप में लिया है? असली के रूप में उपयोग में लिया है, अब तुमने कर दिया काम। तो भय मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसके बारे में आपको पता है कि ये पूर्णता या भागता है, इसके संबंध में कूट रचना की गई है, तो ऐसा दस्तावेज क्या कहा जाता है? कूट रचित दस्तावेज या कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहा जाता है। जब किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को झूठा बनाया है, मिथ्या बनाया, तो वही क्या कहलाता है? कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या कह रहे हैं? ये कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो जरूरी नहीं है जो वर्णा मिला वहां लिखा हुआ मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इसकी जगह ये भी लिखा मिल सकता है कूट रचित दस्तावेज या कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो दोनों का एक ही अर्थ है, जो बताया उन्होंने। हो गया क्लियर? जो कोई ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक असली के रूप में उपयोग में लाएगा,
तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की हो गया क्लियर। तीन सौ इकतालीस धारा 338 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। मत पढ़ो या छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 342 पे जाओ। धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों का अधिक प्रमाणन करने के लिए, जाए भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ये पढ़ने का इतना। 343 पे जाओ, ये दोनों धारा काट दो, भूल जाओगी बैरेक्ट में ही। 343 तो पढ़ लो। बिल वसीयत है, दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र है, एडॉप्शन डीड है कोई, यह मूल्यवान प्रतिभूति को कपट पूर्वक आपने क्या कर दी, रद्द कर दी, कैंसिल कर दी या नष्ट कर दी, उसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट था जो कोई वसीयत थी या एडॉप्शन डीड थी या मूल्यवान प्रतिभूति थी, आपने उसका क्या कर दिया, कैंसिलेशन कर दिया या उसको नष्ट कर दिया। तो जो कोई कपट पूर्वक या बेईमानी से या लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के इंटेंशन से, आपका इंटेंशन देखेंगे काय का इंटेंशन है, लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने का, इसलिए आपने क्या किया है, ऐसी वसीयत या एडॉप्शन डीड या मूल्यवान प्रतिभूति को रद्द कर दिया, नष्ट कर दिया या विरूपित कर दिया, यानी उसका रूप बदल दिया, तो आपको सजा मिलेगी 7 साल तक की। एक तरीके की दृष्टि तो कर ही रहे हो, आजीवन कारावास तक। हो गया क्लियर। 344 की हेडलाइन अकेली पढ़ लेना, लेखा का मिथ्याकरण। सजा कितनी है लेखा के मिथ्याकरण करने पे, 7 साल। अंदर मत पढ़ना भले। अब यहां से अपन पढ़ेंगे कल, कल यहां तक है कि हो जाएगी शायद पूरी।